वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। ये कार्यक्रम आप ही के लिए बना है, तो आपके जितने भी सवाल हैं तो प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में सवालों को पोस्ट कर दीजिएगा। उसे हम इसी कार्यक्रम में लेने की पूरी कोशिश करेंगे। और लिस्ट तो बहुत लंबी होगी क्योंकि आज आपके बहुत ही फेवरेट गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मिस्टर अंशुल जैन, हेड ऑफ रिसर्च, लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स। अंशुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। अंशुल हमारे साथ बॉम्बे से जुड़ रहे हैं और बॉम्बे में है तो फिर निफ्टी पे तो जोर लगाना ही था। और निफ्टी अब डे हाई पे कामकाज करते हुए 25,994 का लेवल है, बहुत ही करीब 26,000 के आंकड़े के। और बैंक निफ्टी भी डे हाई पे कामकाज करते हुए ऑल टाइम हाई, नॉट अ डे हाई, ऑल टाइम हाई फॉर बैंक निफ्टी 58,981, बहुत ही करीब 59,000 के लेवल को पार करने के लिए। अंशुल, जैसे कि आपने कहा था और सुझाया था कि आप इस मार्केट में शॉर्ट नहीं रहेंगे, आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं लॉन्ग के लिए। अब कितने संतुष्ट है आप इन लेवल्स को देखते हुए और यहाँ से कहाँ? यहाँ से भी ऑल टाइम हाई है। निफ्टी में 26,104 का स्विंग हाई है, वो टेस्ट होने के बाद नए ऑल टाइम हाई की तैयारी कर लेनी चाहिए। और बैंक निफ्टी तो जैसा हम कंटिन्यूअसली कहते आ रहे हैं कि ऑल टाइम हाई, और बैंक निफ्टी पे ज्यादा कंफर्टेबल थे क्योंकि प्रीवियस मंथ पीओसी 58,080 के आसपास जो था उसके ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन कर रहे थे, तो ऑल टाइम हाई आना था। लेकिन अब यहाँ से 60,000 और 61,500 दो टारगेट दिखते हैं। निफ्टी पे प्रीवियस मंथ पॉइंट ऑफ कंट्रोल था 25,909 के आसपास, उसके ऊपर आज हम गैप अप खुले हैं क्लोज टू क्लोज बेसिस पे और कायदे से सस्टेन कर रहे हैं, तो 26,104 और उसके बाद ऑल टाइम हाई। एफआईआई डेटा अभी भी एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है। 1,69,000 फ्यूचर शॉर्ट है, 4,16,000 नेट पे फ्यूचर प्लस ऑप्शन मिला के शॉर्ट है। अभी भी मैं शॉर्ट नहीं देख रहा हूँ। जी, चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स पहले ही जुड़ जाते हैं आपके थंब देख के। जब आपका नाम देखते हैं तो पहले से ही सवाल भेज देते हैं। पहले हमारा सवाल जो है वो सुनीता चतुर्वेदी जी का है। वो पूछती हैं, उनके पास फिशर मेडिकल वेंचर्स के शेयर है, 900 शेयर है, 119 के भाव पे खरीदे हैं, लॉन्ग टर्म का व्यू रखती हैं, तो इस पे आपकी क्या सलाह है? और दूसरा है श्नाइडर इलेक्ट्रिक, उनके पास 893 के परचेज है, इसमें क्या करना है? दोनों ही स्टॉक्स पे आपका व्यू। देखिए, फिशर में तो कोई बहुत ज्यादा डेटा नहीं है, मुश्किल से आईपीओ बेस बना था जो फेल हो गया है 105 के नीचे। तो अब जब तक नया कोई पैटर्न नहीं बनता है तब तक तो फिशर मेडिकल वेंचर में कोई भी नया पैटर्न नहीं है। 105 के नीचे आईपीओ बेस ब्रेकआउट 119 पे बना था, प्रीएम्प्टिव बाई 114 पे था, स्टॉप लॉस 105 पे ट्रिगर हो चुका है। तो अब जब तक कोई नया पैटर्न नहीं बनता है तब तक इस स्टॉक में फिलहाल तो कोई सलाह नहीं रहेगी। स्नाइडर में जरूर ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट फेल हुआ था, लेकिन लॉन्ग लिक्विडेशन में बहुत ज्यादा दम नहीं है। फिलहाल लॉन्ग लिक्विडेशन चल रहा है, तो मैं अभी बाई नहीं करूंगा। मेरा कंफर्टेबल जोन तभी आएगा जब ये स्टॉक 980 रुपए के ऊपर टिकेगा, क्योंकि 980 के नीचे ये लॉन्ग लिक्विडेशन वीकली चार्ट पे स्विंग लो तक ले जा सकती है, जो कि प्लेस्ड है 679 पे। तो प्रोबेबली 679 टेस्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो मैं अभी तो नहीं ट्रेड करूंगा इसको। ओके, अगला सवाल जो है वो है कविता ठाकुर का। वो पूछती है एथर एनर्जी के बारे में। एथर एनर्जी फ्रेश बाय कर सकते हैं क्या, प्लीज बताइएगा। आज ये स्टॉक जो है करीबन आधा फीसदी नीचे कामकाज करते हुए, आपकी क्या सलाह रहेगी? देखिए, एथर एनर्जी में इनसाइड बार की फॉर्मेशन है और जनरली इतने बड़े मूव के बाद सिर्फ एक इनसाइड बार में कंसोलिडेशन पूरी नहीं होती है, 4 से 5 लगते हैं। तो मैं इनसाइड बार का ब्रेकआउट इनसाइड बार पे नहीं मदर बार पे प्ले करूंगा, जो कि 708 रुपए पे प्लेस्ड है। 708 निकलता है तो इंटरेस्ट आना चाहिए, और बिना सवाल पूछे या बिना कंफर्मेशन के, या अगर आप स्पॉट कर सकते हैं बुलिश एविडेंस तो ठीक है, नहीं तो बिना सवाल पूछे 708 के ऊपर लॉन्ग नहीं करना है। वहां पे एक बार कंफर्मेशन जरूर लेनी है। ओके, अगला सवाल जो है वो है आकाश त्रिपाठी का। वो पूछते हैं टार्सन प्रोडक्ट्स के बारे में। टार्सन प्रोडक्ट्स है उनके पास शेयर जो 510 के भाव पे लिए हैं, और इस समय वो स्टॉक जो है 235 के भाव पे चल रहा है, तो आधा तो हो चुका है। लॉस बुक करूं या होल्ड? देखिए, अगर आधा आधा होने पे अगर आप ये सवाल पूछें तो फिर जवाब ही देना मुश्किल हो जाता है। टार्सन में भी एग्जैक्टली वही चीज हुई थी। आईपीओ का जो लो था, आईपीओ स्टॉक्स में आपको बहुत ध्यान से प्ले करना होता है, बिना स्टॉप लॉस के आप प्ले नहीं कर सकते हैं। आईपीओ लो जो था मंथली चार्ट पे 536, वो टूटा, बट एक बार सवाल पूछ लीजिएगा उसके बाद लीजिएगा। हीरो मोटोकॉर्प में जरूर बाइंग क्लाइमेक्स का जो लेवल था 5673, हालांकि बाइंग क्लाइमेक्स के ऑलमोस्ट सारे टारगेट कर गया था, तो कोई खास
नुकसान हुआ नहीं। अब बाइंग क्लाइमेक्स का लेवल था 5673.8, उसके ऊपर वीकली चार्ट पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, अभी ब्रेकआउट दिया है। अगर क्लोज करता है वीकली बेसिस पे तो लगभग 12 हफ्ते की रेंज का ब्रेकआउट होगा और टारगेट करीब करीब 7,000 रुपए खुलेगा। तो दोनों में से अगर सब कुछ सही निकलता तो फिर एक बार बाइंग ट्राई करेंगे, बट फिलहाल 170 रुपए आते हुए दिख रहा है। एमजीएल में लास्ट ईयर 1 अक्टूबर मतलब अक्टूबर नवंबर में जो फॉल आई थी, उसके बाद से वही नवंबर वाली कैंडल के अंदर ही पूरा काम हो रहा है। 2 बार ब्रेकआउट की कोशिश हुई और रिजेक्ट हुआ, तो कोई बहुत अपसाइड नहीं दिख रही है मेरे को, डाउन साइड ज्यादा दिख रही है। मतलब ना भी आए डाउन साइड तो अपसाइड तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, तो अवॉइड कीजिए, निकल के किसी मूविंग काउंटर में चले जाइए, ज्यादा अच्छा है। ओके, अगला सवाल जो है वो नाम नहीं लिखा उन्होंने, गोल्डन टिप्स के नाम से उनका ये है हैंडल। ओसवाल पंप ले सकते हैं क्या इस आज के बाजार में? ओसवाल पंप नहीं, 614 रुपए आता है तो फिर वहां पे कंसिडर करेंगे। 614 रुपए पे अगर कुछ मिलता है तो फिर देखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। ओके, अगला सवाल जो है वो मोहित यादव जी का है। वो पूछते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स के बारे में। 3 साल के लिए आपका क्या व्यू है? अगर इन स्टॉक इन लेवल्स पे खरीदे तो 3 साल तक रखे तो कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं? देखिए, बीएससी 3 साल का तो मेरे को आइडिया नहीं है। शॉर्ट टर्म में जब तक 2700 के ऊपर टिका हुआ है, आपको एक 3,000 मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। ओके, विनीता गुप्ता का सवाल है। वो पूछती हैं 3 स्टॉक्स के बारे में। एक है जमुना ऑटो, दूसरा है मदरसन और तीसरा है बीओबी, और पंजाब नेशनल बैंक भी जोड़ दिया उन्होंने। पहले तो ये बताइए कि निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स आपको कैसा प्लेस लगता है बहुत मोमेंटम के बाद? हालांकि आपको पीएसयूज पसंद नहीं है, फिर भी आपकी क्या राय बन रही है? नहीं मैडम, यहाँ पे मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा कि पीएसयू बैंक 20 7,250 के ब्रेकआउट पे हमने रिकमेंड किया था कि आप बैंक 20 लेके चलिए, 8,500 मिलेगा। 8,500 आ गया है, लेकिन वीकनेस नहीं है, तो प्रोबेबली 9,000 9,200 तक की रेंज टेस्ट हो सकती है। और पीएसयू में केवल और केवल कैनरा बैंक हमको पसंद था। 88 रुपीज में मैंने डिस्क्लोज भी किया था कि पापा के अकाउंट में पापा ने लिया हुआ है। 135 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, 149 का हाई बन चुका है। अब यहां से एक नया स्टॉक दिख रहा है जो लेगार्ड था, कैचअप कर सकता है, महाराष्ट्र बैंक। तो अभी भी मेरे को पीएसयू स्टॉक मतलब ये पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स ठीक लग रही है। इंडिविजुअल प्ले में अभी भी नहीं पसंद करूंगा, हालांकि कैन बैंक हमने किया था। अभी भी मैं इंडिविजुअल प्ले पसंद नहीं करूंगा। अगर आपको करना ही है तो आप महाराष्ट्र बैंक देख सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट 48-49 वीक्स के कपनल पैटर्न का ब्रेकआउट आ रहा है वीकली चार्ट पे। ऊपर में जैसे ही 60 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है, 70-80 रुपए तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। तो अगर लेना ही है, कंपल्शन है, तो आप महाराष्ट्र बैंक ट्राई कर सकते हैं 54 के स्टॉप लॉस से। स्टॉप लॉस जरूर ले लीजिएगा। 1 मिनट का समय एक्स्ट्रा ले रहा हूँ। ये ट्रेडिंग की नहीं, इन्वेस्टमेंट बेट है। अभी तक हम ट्रेडिंग की क्वांटिटी कैलकुलेटर यूज करते थे, यहाँ पे आपको मैं इन्वेस्टिंग की बता देता हूँ कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपकी मैक्सिमम रिस्क होनी चाहिए, मिनिमम आपकी मर्जी है, मैक्सिमम 4% होनी चाहिए। तो अगर 1 लाख का आपका पोर्टफोलियो है, मतलब कैपिटल है, तो 4,000 की मैक्सिमम रिस्क जाएगी। 60 रुपए में खरीद रहे हैं और 54 रुपए का स्टॉप लॉस है, तो आपका गया 6 रुपए। तो 4,000 को डिवाइड बाई 6 करेंगे, यानी 666 क्वांटिटी आपकी आएगी। 1 लाख की कैपिटल है तो 4,000 की मैक्सिमम रिस्क होगी, जिसमें 666 शेयर आएंगे, इंटू 60 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 40% आपकी कैपिटल डिप्लॉय होनी चाहिए, 4% की रिस्क होनी चाहिए, 666 क्वांटिटी होनी चाहिए। इससे अलग आप कुछ भी कर रहे हैं, वो क्वांटिटी हो, स्टॉप लॉस हो, टारगेट हो, कुछ भी हो, इससे अलग आप कुछ भी कर रहे हैं तो आप इन्वेस्टमेंट और स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, फिर आप सट्टा कर रहे हैं, और सट्टे का अंत एक ही होता है, वो आपको पता है क्या है। चलिए, विनीता का सवाल रह गया, जमुना ऑटो, मदरसन एंड बीओबी। जमुना बैंक ऑफ बड़ौदा तो हमने डिस्कस भी किया था कि ऑल टाइम हाई आ सकता है, जो कि आ गया है। इसके ऊपर अगर टिकता है तो 320 का हमने टारगेट डिस्कस किया था, लगभग 288 वहीं चल रहा है। 280 के नीचे अगर क्लोज करता है तो खराब हो जाएगा, नहीं करता है तो फिर स्टॉक में 320 आने की प्रोबेबिलिटी पूरी हाई है। मैं अभी भी प्ले करना नहीं पसंद करूंगा। जमुना ऑटो में मंथली चार्ट पे बेहतरीन रिवर्सल है। अगर ये स्टॉक 113 के ऊपर कम से कम 1 से 2 हफ्ते टिक जाता है
तो ये अपना ट्रेंड रिज्यूम कर लेगा, टारगेट आपका 140 रुपए खुलेगा। बहुत मेहनत से लास्ट वीक की कैंडल बनी है, प्रोबेबली फॉलो थ्रू 112 के ऊपर मिलना चाहिए। लास्ट स्टॉक इनका था जमनोटो, बैंक ऑफ बड़ौदा, मदरसन। मदरसन, मदरसन संवर्धना मदरसन। इसमें मंथली चार्ट पे रिवर्सल की कोशिश है, 105.50 के ऊपर टिक रहा है। यहाँ से आपका स्टॉप लॉस 102 रुपए होना चाहिए, टारगेट आपको 130 के आसपास मिल सकता है। वुड आई प्ले दिस ब्रेकआउट? प्रोबेबली नॉट। ओके, अगर आप नहीं प्ले करेंगे तो बाकी कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? चलिए, अवधेश कुमार का सवाल है, वो पूछते हैं उनके पास आलोक इंडस्ट्रीज है और देवांगरी शुगर है, दोनों पे स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए रखना है या नहीं? देखिए देवांगरी में रेंज है 362 के बाद लीजिए, 417 पे बेच दीजिए, 417 का ब्रेकआउट लेता है तो दोबारा 6 रुपए के लिए खरीद लीजिए। एज सिंपल एज दैट। 10 पैसे की रिस्क है, 362 पे लेते हैं तो 350 की स्टॉप लॉस आएगी। क्वांटिटी कैलकुलेटर अब तक लोगों को समझ में आ गया होगा, तो अब क्वांटिटी समझाने की जरूरत नहीं बचती है। आलोक इंडस्ट्री में गैप छूटा हुआ है 1680 का, प्रोबेबली ये फिल करने के शायद बाद चले। टच जरूर किया था तो उसको अभी फिल नहीं मानेंगे या मान भी लेंगे। तो एक बार 1680 तक अगर डिप मिलती है उसके नीचे, अपॉर्चुनिटी होगी टू बाई। ऊपर में 1845 निकलता है तो 20, 42, 21, 28 ये दो टारगेट मिलेंगे। ओके, अगला सवाल जो है नाम नहीं लिखा, कामधेनु के बारे में है। कामधेनु बाइंग प्राइस है 29, होल्ड करें या फिर एग्जिट? कामधेनु लिमिटेड कितने का भाई है? 29। अच्छा 29। एक बार होल्ड कर लीजिए, आप स्टॉप लॉस ले लीजिए 25 रुपए 84 पैसे का। अगर वो नहीं ट्रिगर हुआ तो एक बार आपको 29 रुपए 50 पैसे तक मिल सकता है। 29.50 पे सवाल पूछ लीजिएगा, क्योंकि 29.50 निकला तो एक 10% की मूव और मिल सकती है। ओके, मिस्टर प्रभाकर का सवाल है, वो पूछते हैं भगीरिया इंडस्ट्रीज, श्री भगीरिया इंडस्ट्रीज, दिवाली पिक था आपका और एडवाइज कर दे कि क्या करना चाहिए। आई डोंट नो इसमें तो एडवाइस ऑलरेडी लास्ट वीक कर चुके हैं कि हम एक बार 240 रुपए के आसपास निकल चुके हैं। जब नई एंट्री बनेगी तब नहीं अंशुल, ये भी निकल चुके हैं। उन्होंने 175 के आसपास खरीदा था, उन्होंने बेच दिया है 224 और 238 के बीच में। इज देयर एनी फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी, वो पूछ रहे हैं। नहीं, रात गई बात गई, नया स्टॉक जब आएगा तब देखेंगे, या इसी में जब ब्रेकआउट बनेगा तब देखेंगे। उन्होंने आपके एडवाइस के हिसाब से ही खरीदा भी था 175 179 के बीच में और बेचा 224 238 के बीच में है। सो ही हैज मेड गुड प्रॉफिट्स, बट ठीक